जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई रियली विश आप ठीक हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अ काइंड ऑफ लेक्चर जिसमें हम बायो स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब बायो स्टैटिस्टिक्स की जब बात की जाती है तो यू कैन जस्ट से दैट कि इसमें हम ज़्यादातर जो बात करते हैं वो स्टैट्स पर होती है। ठीक है, स्टैट्स से रिलेटेड, जो ज़िंदगी से रिलेटेड स्टैट्स हैं उससे रिलेटेड जो है वो बात होती है। तो अब लेट्स से दैट कि अगर आपने बात करनी है बायोस्टैटिस्टिक्स की तो आप दो तरीके से बात कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो डेफिनेटली देयर इज़ अ बिगर ग्रुप लिविंग इन एनी सोसाइटीज़ विच इज़ नोन एज पॉपुलेशन। अभी हम बायोस्टैटिस्टिक्स में जो है वो पॉपुलेशन पे ही बात करेंगे, या इसके अंदर से एक छोटा सा यूनिट निकाल लेंगे और उसको हम नाम दे देंगे एज अ होल सैंपल का। यानी बायोस्टैटिस्टिक्स में जो है हम बात करेंगे पॉपुलेशन की, या फिर हम बात करेंगे उसमें से एक छोटा सा ग्रुप निकाल लेंगे दैट इज सैंपल। अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो बायोस्टैटिस्टिक्स में इसको कैपिटल एन से शो किया जाएगा, और अगर हम बात कर रहे हैं आपसे इसके सैंपल की तो इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स फार्मूलाज आते हैं तो उसमें हमारे पास जो एन, कैपिटल एन कहीं लिखा हुआ आ जाएगा तो आप समझिए पूरी पॉपुलेशन की बात हो रही है। और बायोस्टैटिस्टिक्स में अगर कहीं स्मॉल एन फार्मूलाज में आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि हम बात कर रहे हैं आपसे छोटे यूनिट्स की। अब लेट्स से दैट इफ़ वी जस्ट टॉक अबाउट बायोस्टैटिस्टिक्स, तो हम बायोस्टैटिस्टिक्स को डील करने के लिए डाटा की बात करते हैं। सैम्पलिंग की डिटेल मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा डाटा के ऊपर बात करते हैं कि अगर हमने कोई भी बायोस्टैटिस्टिकल रिसर्च करनी हो या थ्योरीज को देखना हो तो हम किसी भी पॉपुलेशन का या सैम्पल्स का या एज अ होल सब चीज़ों का डाटा कलेक्ट करते हैं। तो थोड़ी सी बात पहले डाटा पे कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, डाटा जो है वो दो किस्म का होता है। दैट इज़ बेसिकली यू कैन से क्वालिटेटिव डाटा, और दूसरा जो डाटा होता है दैट इज़ नोन एज क्वांटिटेटिव डाटा। और अगर हम क्वालिटी डाटा को थोड़ा सा सोचें तो क्वालिटी डाटा ये होता है कि ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, नेगेटिव, और ए बी पॉजिटिव नेगेटिव। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव समथिंग लाइक ओ पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ये हमारे पास क्वालिटी है डाटा की कि वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज इनसाइड द डाटा। लेकिन क्वांटिटेटिव डाटा में स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आपसे अबाउट हाउ मैनी ए पॉजिटिव आर देयर, हाउ मैनी बी पॉजिटिव आर देयर। ब्लड प्रेशर का होना इज काइंड ऑफ क्वालिटी डाटा, लेकिन ब्लड प्रेशर क्या है दैट इज क्वांटिटेटिव डाटा। तो दिस इज हाउ डाटा इज बीइंग कैटेगराइज्ड। अब स्टूडेंट्स, जो डाटा है, डाटा को अगर हम लेट से दैट हमारे पास जो अब क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी की डिटेल की डिस्कशन की जाती है। अब हमारे पास क्वांटिटी में दो किस्म का डाटा होता है विच इज़ नोन एज ग्रुप्ड डाटा, एंड द सेकेंड वन इज अनग्रुप्ड डाटा। अब ये ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा की जो कहानी है, इससे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि आप जो है कैलकुलेशंस अगर कर रहे हैं, लेट्स से दैट कोई भी कैलकुलेशंस, तो उस कैलकुलेशंस के अंदर ये दो डाटा बड़ा मैटर करते हैं। अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूलाज कुछ और होते हैं और ग्रुप डाटा के लिए फार्मूलाज कुछ और होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अनग्रुप डाटा जो है वो आपके पास लेट्स से दैट कि कोई स्मोकर है, उनकी वैल्यूज़ आ गई कि दिस इज़ हाउ इन पाकिस्तान इतने स्मोकर्स हैं, इंडिया में इतने स्मोकर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में इतने स्मोकर्स हैं। ठीक है, आपके पास एक वैल्यूज़ आ गई। लेकिन ग्रुप डाटा में हम इनके ऊपर थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करते हैं इनको। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले आपको ग्रुप डाटा और ग्रुप को एक्सप्लेन करने से पहले बताऊँ, इसको हम फ्रीक्वेंसी डाटा कहेंगे।
और इसको हम नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा कहेंगे। अब जो फ्रीक्वेंसी डाटा है ये ग्रुप डाटा होता है, और नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा जो है वो कह लो कि अनग्रुप डाटा होता है। और नॉन फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला सिंपल होते हैं, और ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला जो हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं। सो व्हाट आई वंडर के जो ग्रुप डाटा है उसमें आप रेंज, वेरिएंस, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशंस, और यू कैन जस्ट से दैट कि आप इस तरह की क्वालिटीज़ जो है मेजर करते हैं। और डाटा में डाटा को कैलकुलेट करने के लिए डिस्पर्जन का काम भी किया जाता है, जिसको भी मैंने आपसे जिक्र किया। और डाटा को मेजर करने के लिए आप सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन का इस्तेमाल भी करते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास लेट्स से दैट डाटा किसी फॉर्म में भी आ रहा है, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए हम कुछ स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है, दिस इज नोन एज अ काइंड ऑफ चार्ट, जिसे हम बार चार्ट कहते हैं। इससे आप मुख्तलिफ डाटा जो आपने कलेक्ट किया है, चाहे वो ग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड है, उसकी एक आपको शक्ल नज़र आ रही है कि इसमें कितने इंडिविजुअल जो हैं वो क्या कर रहे हैं। या फिर हम आपको डाटा प्रेजेंट करने के लिए पाई चार्ट का सहारा लेते हैं, एंड वी प्रेजेंट अ पाई चार्ट। पाई चार्ट से भी अंदाज़ा हो जाता है कि डाटा किस शक्ल में आपको मिल रहा है, कितने स्मोकर्स हैं, लेट्स से दैट। इस तरह मैंने भी आपसे कहा कि अफ्रीका में, अमेरिका में ज़्यादा हैं, लेट्स से दैट, और ये ओसनिक में कम है, अफ्रीका में उससे कम है, सबसे कम जो है वो एशिया में है, यूरोप में थोड़े ज़्यादा हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है वैसे। स्टूडेंट्स, उसके अलावा आप डाटा को जो है ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से भी जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी जो है वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होती है। सो यू कैन जस्ट रियली मेक अ काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्राफ एज वेल, राइट, लाइक दिस। इस तरह के आप ग्राफ वगैरह भी बना सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने आपसे बात कर ली कि डाटा को प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, राइट। क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, इनके आगे से यूनिट्स भी होते हैं, लेकिन आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी डाटा, नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ, विच इज़ नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। स्टूडेंट, सेंट्रल टेंडेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें आप जो है मीन, मोड और मीडियन की बात करते हैं। मीन क्या होता है, आपके पास x1, x2, x3 जितनी भी वैल्यूज़ हैं, अगर जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उसी के नंबर से आप डिवाइड करें और आपके पास, ठीक है, आंसर आएगा। मीन को आप एवरेज भी कह सकते हैं, और एवरेज हर बच्चे को निकालनी आती है, आई थिंक सो। मोड क्या होता है जी, मोड में आप मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को देखते हैं कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हो वो मोड होता है। अब मीडियन में क्या देखते हैं कि लेट्स से दैट हमारे पास एक डाटा है जो कि अनग्रुप डाटा है। सो x1, x2, x3, x4 अब ये इवन है, और x5 अब ये ऑड है। तो इसमें ये होता है कि आपके पास x3 के इस तरफ भी जो वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल्स हैं, और इस तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड पे दोनों तरफ वेरिएबल्स इक्वल हैं, तो ये आपका मीडियन होगा। अगर लेट्स से दैट आपके पास 6, 5, 3, 4 ये आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, तो पहले इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में आपको सेट करना है। 3, 4, 5, 6। अब आपने अगर इसका मीडियन निकालना है तो आप डेफिनेटली सेंटर वैल्यू तो आपको नज़र नहीं आ रही, तो इन दोनों को जमा कर लें आप 9 और इसको 2 से डिवाइड कर दें, और इसका आंसर होगा 4.5। तो आपका अब यहाँ पे जो मीडियन निकला है वो 4.5 है। ये इवन अनग्रुप डाटा के अंदर मीडियन निकालने की टेक्निक है। तो इतना ये कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया नहीं है मीन, मोड, मीडियन को लेकर, लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी इसी से मालूम होती है। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड भी आपके साथ जो करना चाहूँगा वो है स्क्यूनेस, ठीक है। तो स्क्यूनेस के ऊपर जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है बायोलॉजिकल स्टैटिस्टिक के अंदर, और इसको हम फ्रीक्वेंसी कर्व्स भी कह सकते हैं स्क्यूनेस को।
स्टूडेंट्स, जो फ्रीक्वेंसी कर्व्स होते हैं, आप कह लो ये होते हैं 3 किस्म के। अगर आपके पास वैल्यू जो है इक्वल है, लेट्स से दैट आपके पास इस तरह का ग्राफ बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको, जिसमें जो मीडियन है, मीडियन से आपको लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो फिर आप कहोगे ये स्क्यूनेस जो है एक नॉर्मल स्क्यूनेस है। और अगर लेट्स से दैट आपको ग्राफ में मीडियन की वैल्यू राइट साइड पे ज़्यादा नज़र आ रही है, मतलब इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें जो मीन, मोड और मीडियन होगा ये तीनों इक्वल होंगे। लेकिन ये जो हमारे पास स्क्यूनेस है विच इज़ नोन एज लेफ्ट राइट साइड पे, जिसकी आपको टेल बड़ी नज़र आ रही है, तो इसको आप कहोगे पॉजिटिव स्क्यूनेस। अब पॉजिटिव स्क्यूनेस क्यों कहोगे? क्योंकि इसमें जो मीन, मोड और मीडियन की वैल्यूज हैं वो इक्वल नहीं है, राइट। तो इसमें मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो मीन होगा, जिसको हम एक्स बार से भी शो करते हैं, तो ये वैल्यू आप कह लो कि बड़ी होगी और मीडियन की वैल्यू जो है वो छोटी होगी और मोड की वैल्यू उससे भी छोटी होगी। और स्क्यूनेस में जो आखिरी वैल्यू आप काउंट करते हो, दैट इज कि जो टेल है दैट इज गोइंग टू बी ऑन द राइट साइड इन द ग्राफ, तो ये नेगेटिव स्क्यूनेस होगी। और इसमें जो है आप कह लो, जैसे कि मैंने आपको पहली वैल्यूज में कहा कि जो मीन है वो ग्रेटर है, राइट, एज कंपेयर टू मोड या मीडियन। तो यहाँ पर मीन जो है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा एज कंपेयर टू मोड और मीडियन, यानी सबसे छोटी वैल्यू मीडियन की होगी, मोड फिर इस तरह से आप स्क्यूनेस को जब काउंट करोगे तो दैट इज, तो बस इतना भी आप दिमाग में रख सकते हैं कि जो स्क्यूनेस है वो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस। जो फ्रीक्वेंसी डाटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर 3 वेज टू रिप्रेजेंटेड, और उसके हिसाब से फिर जो है डाटे में फॉर्मुलेशन वगैरह की जाती है। तो अब थोड़ी सी बात हम करते हैं डिस्पर्जन के ऊपर। डाटा कितना फैला हुआ है, दैट इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए 3 मेथड्स हैं, रेंज, मीन, डेविएशन। मीन आपको सिखाया है मैंने, और इसके अलावा वेरिएंस, और इसको आप वेरिएंस को जो है स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हो। स्टूडेंट्स, इसके फॉर्मूले में जो है हम जाते हैं, आपको रेंज निकालना भी आना चाहिए। रेंज निकालना भी एक कह लो कि प्रोसेस होता है। सो लेट मी टेल यू कि जो मीन डेविएशन है इसका फॉर्मूला होगा, डिस्पर्जन क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा पहले बताऊँ। डाटा कितना फैला हुआ है, कितनी ज़्यादा आपके पास वेरिएबल्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, और वो डाटा जो है वो एक ग्रुप डाटा है, तो फिर आप डिस्पर्जन में जो है इन फॉर्मूल्स का इस्तेमाल करेंगे जो मैं आपको बताने लगा हूँ। लेट्स से दैट आपने मीन डेविएशन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे कि जितने भी आपके पास ग्रुप डाटा में वेरिएबल्स हैं उसका फर्स्ट वेरिएबल पकड़ें, उसको माइनस कर दें आप उसके मीन के साथ, और फिर डिवाइड कर दें सैंपल। ये एन आपको मैंने बताया था कि सैंपल को एन रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल एन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप मीन डेफिनेशन सैंपल का निकाल रहे हैं, तो इसलिए स्मॉल एन जितने भी सैंपल आपके पास मौजूद हैं उसको उससे डिवाइड कर दें। ये तो हो गया मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला। और अगर आप इसी का वेरिएंस निकालना चाहते हैं, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं, तो उसका निकालना भी जो है इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले हम वेरिएंस को मालूम कर लेते हैं। तो अगर वेरिएंस आपने मालूम करना है
तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो है रो का स्क्वायर, और ये बराबर आएगा अगेन सम ऑफ वेरिएबल्स माइनस इनटू द मीन। अब यहां पर मीन को एमयू से रिप्रेजेंट किया गया है, तो आपने इसको टेंशन नहीं लेनी। ये मीन आपका सैंपल का मीन है और ये मीन आपका कह लें कि पूरी पॉपुलेशन का मीन है। तो पूरी पॉपुलेशन का मीन निकालना भी आपको पता है कि प्रॉब्लम होता है। तो दैट इज हाउ यू गोना डू दिस। और उसके बाद इसका अगर अंडर रूट ले लेंगे तो फिर ये वेरिएंस की बजाय आप क्या निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। सो दैट इज द वे टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन और द वेरिएंस। और ये पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड की वैल्यू को लेकर जो है डाटा सॉर्ट आउट किया जाता है। लेकिन अभी तक आपको इतना ही पता हो तो अभी डिस्पर्जन से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। इनकी डेफिनेशनें तैयार कर लें और साथ ये दो फॉर्मूले लिखें ताकि आपको थोड़ा सा डाटा लिखना आ जाए। थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। डाटा जब आपके पास अनग्रुप फॉर्म में होता है तो वो आपको मैंने बताया कि सिंपल होता है कैलकुलेट करने में, लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी लेते हैं डाटे की तो फिर कुछ टर्म्स और ऐड हो जाती हैं, डाटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है वेट जो है दिया हुआ है। आपने इसमें क्लास इंटरवल निकाल लिया है कि भाई जो 45 से 51 तक का वेट रखते हैं वो 3 इंडिविजुअल्स हैं, और वो 52 से जो 58 तक का वेट रखते हैं, ठीक है, उन इंडिविजुअल्स की जो है तादाद वो कोई 18 है। इस तरह ही इतना वेट रखने वाले इंडिविजुअल्स इतने हैं। तो आपके पास एक ग्रुप्स बन गए हैं, एक रेंज, जिसको आप रेंज कहोगे। यानी अब ये आपके पास एक रेंज मौजूद है जिसके अंदर उसकी क्वांटिटी यानी एक्स फैक्टर बताया हुआ है। और इस रेंज के साथ, इस डाटे के साथ और भी मुख्तलिफ टर्म्स आके ऐड होती हैं, जिसमें आप क्लास बाउंड्रीज, लोअर क्लास बाउंड्रीज, हायर क्लास बाउंड्रीज, इसके अलावा आप मज़ीद कुछ और कह लो कि वैल्यूज़ को ऐड करके डाटे को इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हो। तो स्टूडेंट्स, ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डाटा। तो इसकी अगर थोड़ी सी और टाइप्स की अगर बात की जाए तो इसमें ये टर्म्स हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, या रिलेटिव कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसीज को निकाल लिया गया। तो फिलहाल वी जस्ट डोंट पुट एन काइंड ऑफ फार्मूला, और आप डाटे को जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में शो करना शुरू कर देते हो। तो इस तरह का एक ग्राफ सामने आएगा जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। तो ये डाटा जो है हमने इसको प्रेजेंट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ क्लास बाउंड्रीज, राइट। हमने क्लास बाउंड्री कैसे निकालनी होती है कि जो डाटा होता है उसकी पिछली वैल्यू में से 1 को माइनस करना है और अगली वैल्यू में 1 को 0.5 को ऐड करना है। तो 0.5 को माइनस करना, 0.5 को ऐड करना और बीच में माइनस का निशान लगा देना, तो क्लास बाउंड्री निकल आती है। सो इसके अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता है इतने इतने थे। इसके अलावा रिलेटिव रिक्वेस्ट और प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा परसेंटेज निकाल लेते हैं। उसके अलावा ये भी आपको मैं टर्म बता रहा हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज निकाल ली जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज के ऊपर भी जो है थोड़ा सा प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब ये जो डाटा है इसको अगर मैं अब समझाना बैठूँ आपको तो इट विल टेक सम टाइम एज वेल। और दूसरा जो है कि इसको फिर हम फॉर्मुलेशन के लिए ही इस टेबल को तैयार करते हैं। तो वी डोंट नीड टू पुट फॉर्मुलेशन ओवर हेयर, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि फ्रीक्वेंसियाँ क्या होती हैं। और वो अमूमन फ्रीक्वेंसीज जो हैं दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द ग्रुप डाटा, जो आपको मैं पीछे लेक्चर्स में कैरी ऑन करता आ रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये अब आपको सबको पता होना चाहिए। सो अभी थोड़ा सा जो है मैं आपसे सैम्पलिंग के ऊपर थोड़ी सी मज़ीद बात करूँगा, और स्क्यूनेस के ऊपर मैंने बात कर ली है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे भी आपसे बात कर ली है, ग्रुप एंड ग्रुप के ऊपर भी आपसे बात हो गई है। तो लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट नाउ, लेट मी गिव यू अ हिंट ऑन दी सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो अगर हम सैम्पलिंग टेक्निक्स के ऊपर जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लें, तो सैम्पलिंग टेक्निक्स में आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी अबाउट आ पॉपुलेशन, राइट। और इस पॉपुलेशन में मैंने कहा था आपसे सैंपल वगैरह जो है हम इसमें से निकाल लेते हैं। तो सैंपल की स्टूडेंट्स बड़ी क्वालिटीज़ होती हैं, बड़ी क्लासिफिकेशन मौजूद है। तो इसके ऊपर अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जामिनर करता भी है। तो सैम्पलिंग पे थोड़ी सी बात करते हैं, राइट।
तो सैम्पलिंग की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जाती है, और उसके बाद इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी की जाती है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जैसे अगर आप एक सिक्के को ऊपर फेंकते हैं तो आपके पास इक्वल चांसेस होते हैं कि सिक्के ने या तो हेड आना है या तो टेल आना है। तो प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ की होती है कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अगर कोई क्लास है उसमें से आप किसी बच्चे को निकाल रहे हैं, आपको अब ये डिसाइड नहीं है कि किस बच्चे को आपने जो है वो निकालना है या किस बच्चे को आपने नहीं निकालना, तो आप किसी भी बच्चे को निकाल लेते हैं और डाटा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो आप उसको नाम देंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होगी? जिसमें आप कह लें कि डाटा इकट्ठा कर रहे हैं रैंडमली, यानी कोई आपने जजमेंट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग को, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी कर ली जाती है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में ये होता है कि आप डाटे को सिस्टमैटिक तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, यानी आप क्लास में अगर एक बच्चों की रो और कॉलम्स बनाकर बैठे हुए हैं तो आप कहें जी जो पहली कॉलम है उसका आखिरी मेंबर आ जाए, दूसरी कॉलम का आखिरी मेंबर आ जाए, तीसरी कॉलम का आखिरी मेंबर आ जाए। तो आप स्पेसिफिक कर रहे हैं। अब किसी भी बंदे को चूज नहीं कर रहे, आप सिंपल रैंडमली नहीं देख रहे, बल्कि आप सिस्टमैटिक तरीके से ज़रा और कर आप प्रोबेबिलिटी की बेस पे ही रहे हैं, यानी ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही होगी। या फिर आप जो है लेट्स से दैट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर रहे हैं, यानी आपने जो है एक जो आपको एक पॉपुलेशन में से जो एक आपने सैंपल निकालना है उसमें भी आपने छोटे छोटे से एक होमोजीनियस क्लस्टर्स बना दिए हैं। तो उन होमोजीनियस क्लस्टर्स को निकाल कर आप जो है वो सैम्पलिंग कर रहे हैं। या वही बात हो गई कि अगर आप थोड़े ग्रुप्स बना के सैम्पलिंग कर रहे हैं तो इसको हम जो है वो क्लस्टर सैम्पलिंग का भी नाम देंगे। और इसके अलावा क्लस्टर के अंदर भी अगर आप क्लस्टर बनाए जा रहे हैं तो वो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहलाएगी, उसमें से आप डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके सिलेबस में आप इसको एज एन हेडिंग्स यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम आए इस तरफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप किसी को भी जो है आप ले लें, जैसे लेट्स से दैट हम बात कर लेते हैं कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग की। यानी आपने अगर सैंपल इकट्ठा, ये नॉन प्रोबेबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये एक अच्छी सैम्पलिंग नहीं है। और नॉन प्रोबेबिलिटी यानी इसमें हर किसी को पॉपुलेशन में मौजूद जो सैंपल है, सैंपल में मौजूद जो इंडिविजुअल्स हैं उस हर किसी इंडिविजुअल को इक्वल चांस नहीं मिलता कि आप उसको जो है ले सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी की सेंस में नहीं आता। तो आप इसमें आप कर लें कि लेट्स से दैट आप कन्वीनियंस के लिए देखते हैं, कन्वीनियंस को देख लेते हैं। जैसे कि आपको इजी लग रहा है, आपके घर के करीब कोई सैंपल है तो आप उधर ही चले गए हैं, जो घर के दूर था वहाँ आप गए ही नहीं हैं। या आपको एक एक्सीडेंटली सैंपल मिल गया, आपने उसी को चूज़ कर लिया है क्योंकि वो एक्सीडेंटली जो आपको मिला है वो आपके लिए ज़रा फ़ायदेमंद था, एनर्जी ज़रा खर्च नहीं हो रही है आपकी, वहीं से आप उसको डाटा को इकट्ठा करी जा रहे हैं। तो दैट इज़ एक्सीडेंटल और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसके अलावा जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग भी होती है, यानी आप जो है जजमेंट कर लेते हैं जी यार ये मेरे बंदे जानने वाले हैं, चलो मैं इनसे सैम्पलिंग कर लेता हूँ, ठीक है सॉरी इनसे डाटा इकट्ठा कर लेता हूँ, और इनसे डाटा इकट्ठा करके तो मैं अपने पर्पस को जो है वो कंप्लीट कर लूँगा। यानी इस पर्पस के थ्रू जो है मैं सैंपल को इकट्ठा करने के बाद अपने मतलब अपनी चॉइस को आप इसमें भी यूज़ कर रहे होते हैं, जजमेंट कर रहे होते हैं कि इधर कहाँ से इकट्ठा करना है। तो ये भी एक चांस नहीं होता कि आप हर इंडिविजुअल को टच कर सकते हैं या आप हर किसी इंडिविजुअल को रैंडमली सोच सकते हैं। तो ये भी एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का हिस्सा बन जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप कोटा सैम्पलिंग में जाते हो, जैसे अब इंडिविजुअल्स हैं उनमें मेल फीमेल्स हैं, तो आप कहें जी सिर्फ मैं फीमेल्स के ऊपर ही काम करूँगा और रिसर्च करूँगा और उनका डाटा कलेक्ट करूँगा। तो कोटा सैम्पलिंग में आप बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाते हैं, राइट। सिलेक्टिव सैम्पलिंग भी आप कह सकते हैं कोटा सैम्पलिंग को। उसके बाद हमारे पास स्नोबॉल और रेफरल सैम्पलिंग है। स्नोबॉल और रेफरल सैम्पलिंग में ये होता है कि आप किसी एक इंडिविजुअल के पास जाते हो, वो आगे से आपको एड्रेस दूसरे का दे देता है और उसके बाद आप उसी के मदद से तीसरे बंदे के पास चले जाते हो। तो ये स्नोबॉल रेफरल सैम्पलिंग भी बड़ी इस्तेमाल होती है, लेकिन ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी का ही हिस्सा होती है। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल कि आपको ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हाट इज सैम्पलिंग टेक्निक्स की क्लासिफिकेशन करके दे दें। तो इन हेडिंग्स के अंडर आपने ज़रा डाटे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन वगैरह इसकी याद कर लें ताकि आपको थोड़ा सा लिखने में आसानी हो जाए।
एक छोटी सी चीज़ और ऐड करते जाएं, इसमें आपने थोड़ा सा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देखना होता है, ठीक है। इसके अलावा सैम्पलिंग में आप जो है ये डेफिनेशन को वैसे देख सकते हैं, ये अच्छी डेफिनेशन है, राइट। और इसके अलावा जो है आप ये एक बेसिक सैम्पलिंग थ्योरी वो बता रहा है। इसमें आप पॉपुलेशन एलिमेंट, डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन, सैम्पलिंग फ्रेम और सैम्पल यूनिट की बात कर रहे हैं कि यानी बहुत बड़े लेवल से आप बहुत छोटे से लेवल, सिंपल यूनिट यानी इंडिविजुअल लेवल पे आ गए हैं, तो आपको ये रास्तों से गुजरना पड़ता है, उसको एक प्रॉपरली वो टर्म्स दे रहा है। उसके अलावा आप सैम्पलिंग क्यों कर रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सैम्पलिंग करना में आपको मतलब हो सकता है कि देर आर सर्टेन रीजन, आपकी कॉस्ट लग रही हो, पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा हो, तो इसलिए आप सैम्पलिंग कर रहे होते हो। इसके अलावा आप कह लो कि हमारे पास जो है सैम्पलिंग करने के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बता ही दी आपको, पॉपुलेशन, सैम्पल यूनिट और सिनोसिस, सेंसस। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सैम्पलिंग जो है उसमें आप सैम्पलिंग एरर्स को भी देख सकते हो, सैम्पल फ्रेम एरर्स को भी देख सकते हो, यानी कि आगे से जो सैम्पलिंग कर रहे हो उसमें से मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, एरर्स को भी आप काउंटेबिलिटी में ला सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स होते हैं इनको भी आपने देखना होता है। ये दोनों की डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा आप ये तमाम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मैंने आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बता दी, उसके एडवांटेजेस वगैरह भी लिखे हुए हैं। उसके अलावा डिसएडवांटेजेस भी आप नीचे देख सकते हैं, रैंडम सैम्पलिंग के मौजूद हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आप ये देख लें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में क्लस्टर सैम्पलिंग है, इसकी भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आपको ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी है, मैंने आपको बताई है, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिख दिए इन्होंने। उसके बाद आप देख सकते हैं ये क्लस्टर सैम्पलिंग है, ठीक है जी। क्लस्टर के बाद ये हमारे पास की एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद हमारे पास ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आ जाती है, राइट, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के बाद जो है देयर इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को लेकर भी बातें मजीद की जा रही हैं। सो उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में ये स्क्यूनेस का टॉपिक मैंने आपको करवाया है। यहाँ कह रहा है कि जो स्क्यूड डाटा होता है यानी ग्रुप डाटा होता है, उसके ऊपर अगर सैम्पलिंग की जा रही है तो कैसे किया जा सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ का। उसके बाद स्टूडेंट्स आखिर में वो नॉन रैंडम के ऊपर आ रहा है, सॉरी नॉन प्रोबेबिलिटी के ऊपर आ रहा है, उसमें वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग के ऊपर बात कर रहा है, जजमेंटल सैम्पलिंग के ऊपर बात कर रहा है, फिर रेफरल और कोटा सैम्पलिंग के ऊपर बात कर रहा है, जिसको मैंने रेफरल को स्नोबॉल सैम्पलिंग भी बताया आपको। उसके बाद ये आपसे कुछ ऑनलाइन की बातें हो रही हैं एंड कुछ क्वेश्चंस वगैरह। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू के जो हमारे पास डाटा है दैट इज बीइंग इंटरप्रेटेड बाय स्टैटिस्टिक्स। कुछ स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन एक मज़े का है, टेक्निक है, रिसर्च अगर आगे लेके जानी है तो डेफिनेटली साइंटिफिक मेथड आप लोगों ने पढ़ा है, साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना है तो बायोस्टैटिस्टिक्स का थोड़ा गौर करना पड़ता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इट टेक सम टाइम मैंने आपका लिया, लेकिन आई थिंक सो कि कुछ ना कुछ आपने गेन किया होगा टाइम से। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट का वेट करूँगा आपको अगर कैसी लगी वीडियो। सो थैंक यू।